वाकई एक देश एक चुनाव इस वक्त देश की जरूरत है, और अगर है तो क्यों? वन नेशन वन इलेक्शन की बात आएगी तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप लोकसभा के अंदर एक बिल पास करके आप इसे इम्प्लीमेंट कर दोगे। रोज के चुनाव की बजाय एक बार चुनाव किया जाए, एक एजेंडे पे चुनाव हो। दोनों चुनाव एक साथ कराएंगे तो जो स्टेट्स की सॉवरेंटी लिमिटेड दायरे में कॉन्स्टिट्यूशन से उनको मिली है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। कोई भी कहीं भी कोई शासन रहेगा तो उसके विरुद्ध आंदोलन करने में, विरोध करने में मुझे नहीं लगता है किसी को कोई समस्या होगी। अगर ये कानून पास होता है तो तय जान लीजिए कि जो भी लोग इनके एक्सपर्ट हैं सोच समझ करके दिए होंगे। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, देश में इस वक्त एक बात की चर्चा हो रही है, एक देश एक चुनाव। क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तब से एक देश एक चुनाव की वो बात करते रहे हैं। लेकिन अब ये चर्चा एक बार फिर इसलिए शुरू हुई है कि पहले तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, इसके लिए तमाम ऑप्शंस पर नजर डालने के लिए कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, और कैबिनेट से उन सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है। अब एक बिल के रूप में इसको जो खबरें हैं कि शीतकालीन सत्र में लोकसभा राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लेकिन इसको कैबिनेट से पास होते ही इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। भले ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि सबकी सहमति और सबसे बात विचार करके किया गया है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। कैसे होगा, क्यों होगा, क्या वजह है? और एक धड़ा विपक्ष का तो ये भी कह रहा है कि बहुत सारे विपक्ष के ऐसे मुद्दे हैं जिससे ध्यान भटकाने के लिए एक देश एक चुनाव को फिर से आगे किया जा रहा है, वो भी इन चुनाव के टाइम पर। क्या ये बातें सही है या वाकई एक देश एक चुनाव इस वक्त देश की जरूरत है, और अगर है तो क्यों, और होगा तो कैसे होगा? ये तमाम बड़े अहम सवाल है और यही जानने के लिए हमारे साथ तमाम खबरों के खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं। सभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, रामकृपाल सिंह जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। समीर जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार बात होती रही, खबरों के खिलाड़ी में हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन अब कैबिनेट में उन सिफारिशों को मंजूर कर दिया गया है। लेकिन प्रतिक्रियाएं जिस तरीके की आ रही हैं विपक्ष की, खास करके खुद मल्लिकार्जुन खड़गे हों, असदुद्दीन ओवैसी हों, तमाम अलग अलग नेता हों, सबके अपने अपने तर्क हैं। और सबसे बड़ा तर्क जो वो ये है कि चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे दूसरे मुद्दे जो विपक्ष उठा रहा है, उससे एक बार फिर ध्यान भटकाने की कोशिश है और हर बार मोदी सरकार कुछ ऐसा आगे कर देती है। देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक विपक्ष का ये आरोप है कि ध्यान भटकाने का एक प्रयास है, मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की बात लंबे समय से इस देश के अंदर होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब देश के बागडोर संभाली, उसके बाद भी उन्होंने इस बात का एक बार जिक्र किया था कि देश को वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ना चाहिए। तो यह पहले से प्रधानमंत्री मोदी के जहन में रहा है, देश में इस पर मतलब चर्चा होती रही। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सत्ता आई 2014 में, उसके बाद इस पर तेजी से हुआ। 2 सितंबर 2023 को इस पर कमेटी बना गई थी, कोविंद पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया था। उस कमेटी ने तमाम बैठकें की और फिर मार्च 2024 में राष्ट्रपति को उसकी 18,000 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। तो जिस तरीके से कमेटी ने काम किया और कमेटी में जिस तरह के लोग को लिया गया था, ये बता रहा था कि सरकार उसको लेकर बहुत गंभीर है और उसे लागू करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। देखिए, अब 2019 में जो परिणाम आया था और 2024 का जो परिणाम आया, उसके अंदर बहुत फर्क है। 2019 में पूर्ण बहुमत 303 सीटों के साथ था। आज 2024 का अगर परिणाम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत खुद का नहीं है। सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी अब मेजोरिटी को एंजॉय कर रही है। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात आएगी तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप लोकसभा के अंदर एक बिल पास करके आप इसे इम्प्लीमेंट कर दोगे। इसके लिए आपके तमाम संवैधानिक संशोधन कराने होंगे और 60 से ज़्यादा सांसदों का भी और समर्थन लगेगा इसको पास करने के लिए। इसमें कई राज्य सरकारों की भूमिका रहेगी और एक बड़ा पेचीदा मामला है। आप ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक बार में इम्प्लीमेंट कर दो। वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर आपको देखना भाई, ये पहले फेज में आप लोकसभा के चुनाव करवाओगे, सेकंड फेज के अंदर आप विधानसभा चुनाव और थर्ड फेज के अंदर आप नगर निकाय के चुनाव। जो सरकार की योजना है कि 100 या 150 दिनों के अंदर सारे चुनाव करवा लिया जाए और बाकी फिर 4.5 साल तक देश निर्बाध रूप से काम करता रहे। लेकिन अब उसके दूसरे चीज़ों को भी सरकार को फाइनलाइज करना होगा कि बीच में अगर सरकार गिरती है तो कैसा होगा, किन राज्य सरकारों का एक्सटेंशन बढ़ाया जाएगा, किनका कम किया जाएगा। अगर बीच में कोई सरकार चली जाती है या अल्पमत में आ जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा, क्या बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होंगे या किस तरीके से होगा। देखिए, सभी राजनीतिक दलों के इसके अंदर सहभागिता भी सरकार कोशिश कर रही थी कि इसके अंदर हो। हालांकि 65 राजनीतिक दलों से इस पर चर्चा हुई, जिसमें से 32-34 से समर्थन दिया है, 15 ने इसका विरोध किया है, इसमें कांग्रेस है और बाकी पार्टियां हैं।
15 ने इसमें न समर्थन दिया है न विरोध किया है अभी, तो उनका भी आएगा। तो छोटे दलों की जो अपनी चिंता है वो भी अपनी जगह है कि भाई इतना बड़ा अगर इलेक्शन होगा तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं होते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग के लिए भी उतनी तैयारी आपको करना पड़ेगी कि पूरे देश में अगर कराओ तो उसको अपनी मैन पावर उतनी चाहिए, आपको उतनी ईवीएम चाहिए, आपको उतनी सिक्योरिटी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि वो सब व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे, वो एक बड़ा मसला नहीं है। सबसे बड़ी मसला जो है कि इसके मामले में सबके सहमति ली जाए, सबकी राय एक हो, क्योंकि अगर एक बड़ा वर्ग इस मामले में विरोध में होगा तो सरकार के लिए भी ये लागू करना आसान नहीं होगा। मतलब मुझे लगता है कि सरकार सिर्फ किसी भी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना है इसको लेकर नहीं बढ़ेगी। सरकार ये कोशिश करेगी कि इसको लेकर हम आम सहमति बनाए। सभी राजनीतिक दल, जो अभी 15 राजनीतिक दल इसके विरोध में, उनसे फिर चर्चा की जाए, उनको भी सहमति ली जाए। 15 राजनीतिक दल जिन्होंने सहमति दी है ना, जिन्होंने विरोध किया है, उनको भी लिया जाए और देश में एक आम इसको लेकर एक सहमति बनाई जाए। तो मुझे लग रहा है कि सरकारी दिशा में कोशिश करेगी। लेकिन यह तय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उनका पहले से था कि भाई अगली बार इस पर आगे बढ़ेंगे, और मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा सुधारवादी कदम है ये। अगर वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्र सरकार इसको लागू कर देती 2029 के अंदर, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी 2029 में लागू होने वाला है। अभी सीटों का परिसीमन होने वाला है, तो सीटें भी अभी बढ़ने वाली है, वो भी एक बड़ा। उसके बाद 2029 का जब चुनाव होगा, अगर उस दिशा में जिस तरीके से कहा गया है कि अगले सत्र के अंदर इस बिल को लेकर आएंगे, तो ये बता रहा है कि सरकार चाहती है कि हम सब शुरुआत करते हैं 2029 में इसे लागू किया जाए। तो मुझे लग रहा है सरकार का ये बड़ा कदम है, सराहनीय कदम है, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए और देश के हित में वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, देश के हित में समीर सर को लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। विनोद सर, एक देश एक चुनाव, क्या इसको लेकर कोई दबाव है कि मन का भाव है कि होना ही चाहिए? देखिए, दबाव वगैरह नहीं, एजेंडा हर सरकार का एक होता है, पॉलिटिकल एजेंडा। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा शुरू से इस देश में सब कुछ एक करने का है, जनसंघ के ज़माने से। एक देश, एक भाषा, एक चुनाव, एक धर्म, एक सब कुछ एक हो, उनका है मूल में। हालांकि एक भाषा की बात अभी नहीं करेंगे, संभव नहीं है, एक धर्म की बात भी नहीं करेंगे, लेकिन विचारधारा में मूलता ये है कि सब कुछ एक होना चाहिए। तो एक वो शायद उनका स्लोगन भी है, समीर भाई बताएंगे, एकात्मति क्या है, चल हाँ, तो है उसी से ये एक देश एक चुनाव निकला है। पहले जब आज़ादी के बाद से एक देश एक चुनाव सामान्य रूप से होता था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ, लेकिन बाद में विधानसभा में भंग होने लगी और वो सब साइकिल बदल गया। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि एक साथ ही। अब अगर जो होगा तो संविधान में आपको संशोधन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और व्यवहारिक दिक्कतें तो समीर जी ने बताई कि पहले तो 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, दूसरा 15 से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं से रेटिफिकेशन चाहिए। वो सब दिक्कतें तो हैं, व्यवहारिक दिक्कतें हैं पास कराने में, फिर लागू कराने में दिक्कतें हैं। कई सारे की कमेटी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है, उसमें जाहिर है इन पर विचार किया गया होगा कि अगर जैसे एक सुझाव आ रहा है कि अगर सरकार बीच में भंग हो जाती है तो जैसे लोकसभा विधानसभा सीटों के उपचुनाव होते हैं उतने कार्यकाल के लिए, तो विधानसभा का भी चुनाव उतने ही कार्यकाल के लिए होगा, इतना कार्यकाल बचा है विधानसभा का। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मूल रूप से ये मेरी अपनी धारणा है, हो सकता है मैं सही हूँ गलत, मूल रूप से ये लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाएगा। कहने में बहुत अच्छा लगता है कि एक देश एक चुनाव, सब कुछ एक साथ हो जाए। भाई एक बार चुनाव हो गया, 5 साल तक फिर सरकार पर और राजनीतिक दलों पर किसी तरह का जनता का कोई दबाव नहीं रहेगा, क्योंकि अब चुनाव हो गया, अब सरकार चल रही है, 5 साल बाद आएगा मौका, वो चाहे विधानसभा का चाहे नगर निगम का आए, चाहे वो लोकसभा का आए, तो जब होगा तब होगा। और तर्क ये है कि इससे पैसे बचेंगे, इससे काम करने का मौका मिलेगा, इससे सारे तर्क ये हैं। तो अभी तक जो सरकारें इतना सारे काम किया है, सरकारों ने परिवर्तन किया है, तमाम सारे मुद्दे, तो वो क्या एक देश एक चुनाव था तब हो गया? भाई 317 आपने हटाया तो कौन सा एक देश एक चुनाव हो रहा था? आप ट्रिपल तलाक, इसी सरकार की बात करो, ट्रिपल तलाक आपने खत्म किया इंस्टेंट, तो कौन सा एक देश एक चुनाव के रहते खत्म किया? आपने जो है अभी बहुत सारे सुझाव योजनाएं की, या पूर्ववर्ती सरकारों ने इतना बड़ा नरसिम्हा राव ने आर्थिक परिवर्तन कर दिया, आर्थिक नीति पूरी बदल दी, तो कौन सा एक देश एक चुनाव का दबाव? उनकी तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। तो ऐसा नहीं, सरकारें जब काम करना चाहती हैं तो काम करती हैं। ये तर्क कि साहब चुनाव के दबाव में काम नहीं हो पाता, वो नहीं होता, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और मैं तो इस मामले में काशीराम जी का अनुयायी हूँ कि लोकतंत्र में जितना चुनाव होंगे उतना ही लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि एक देश एक चुनाव कहीं ना कहीं भारत को, जो कहते हैं एक अंग्रेजी में एक शब्द है एकाधिकारवादी जो व्यवस्था है, शासन है, वो किसी पार्टी का हो,
वो बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस को किसी का भी हो, कल को कांग्रेस आ जाएगी इतने बहुमत से, वो भी वो भी वही काम करेगी, कर भी चुकी है इमरजेंसी के टाइम में 19 महीने के लिए। तो वो एकाधिकारवाद की ओर देश को ले जाने वाली व्यवस्था होगी। भले अभी लोग ने समझ रहे हों, क्योंकि अभी पॉपुलर लोक लुभावों में बड़ा अच्छा लगता है कि एक देश एक चुनाव बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कम से कम व्यक्तिगत रूप से सिद्धांता मुझे लगता है ये एकाधिकारवादी शासन की ओर ले जाने वाली व्यवस्था होगी। व्यवहारिक दिक्कतें अपनी जगह है, वो होंगी तो ठीक है, व्यवहारिक दिक्कतें तो अपनी जगह होगी अवधेश जी, लेकिन जो बात विनोद सर भी कह रहे हैं और जो बात विपक्ष उठा रहा है कि भाई एक देश एक चुनाव होगा, बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी और एक तरीके से चुनाव, अरविंद केजरीवाल तो मंचों से ये बात कह रहे हैं कि 5 साल में एक बार आएंगे नेता आपके पास, क्या कीजिएगा। तो ये विपक्ष ने अपना नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। अब ये जो पॉजिटिव नैरेटिव है कि हम पैसा बचा लेंगे, देश का हज़ारों करोड़ों रुपए बच जाएगा, कामकाज की स्थिति बेहतर हो जाएगी, हर वक्त आचार संहिता कहीं ना कहीं नहीं लगी रहेगी, तो इसका बैलेंस कैसे बनेगा? हर साल चुनाव करा लीजिए, साल में विधानसभा के 4 चुनाव औसत होते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव होते रहे हैं। देखिए इस समय इसलिए इसमें थोड़ा सा ये क्रांतिकारी कदम नहीं लगता है कि जो दौर हमारे देश में 87-88 से इस देश में जो अस्थिरता का दौर शुरू हुआ और राजनीति में इतनी विरूपता और विकृति आई, ऐसे ऐसे नेता उसके कारण उदय हुए, साल 6-6 महीना में राज्यों की सरकारें गिरने लगी, केंद्र में अस्थिरता आ गई। उस दौर में ये बड़ा इशू था और देश के बड़े बड़े लोगों ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी में भी जो अच्छे लोग थे, वो सुझाव दे रहे थे आप उस काल में जब लौटेंगे। स्वयं जो है प्रणब मुखर्जी ने बीजेपी के लोगों से बात की थी उस समय कि एक नेशनल गवर्नमेंट का कंसेप्ट हमको लाना चाहिए, कि एक सरकार गिर रही हो तो जिसका भी थोड़ा जो हो उसको मिलके फिर उसको काम किया जाए, क्योंकि इससे देश नहीं चलेगा। चूंकि 1999 से केंद्र में स्थिर सरकारें रही हैं, मतलब गठबंधन की सरकारों ने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, 2010 से राज्यों में लगभग स्थिर सरकारें आ रही हैं, तो आज ये लगता होगा कि नहीं ये तो है, लेकिन ये समस्या उस समय पैदा हुई थी और इसकी संभावना भारत जैसे विविधताओं वाले देश में हमेशा बनी रही है। एक दूसरी बात है कि विनोद जी सामान्यतः बहुत परिपक्व टिप्पणी रहती है और कई बार ज़्यादातर मध्य मार्गी अपनाते हैं, लेकिन आज का मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अतिवादी, जो नॉर्मली बीजेपी आरएसएस को लेके जो एक फासिस्ट और वो प्रवृत्ति होती है उसको ध्यान में रख के इनका विश्लेषण आएगा। वो उसको ध्यान में रखेंगे तो हर चीज़ गलत आएगा कि बीजेपी, कभी भी हमने आरएसएस बीजेपी को एक देश की बात जरूर सुनी है, एक संस्कृति की भी बात सुनी, एक जन की भी बात सुनी, लेकिन एक भाषा, एक रिलीजन, इसकी हमने कभी सुनी नहीं। आरएसएस में जो गीत होते हैं, एक ही गीत का बांग्ला में अनुवाद होता है, फिर उसका मराठी में होता है, और जब उनके प्रशिक्षण होते हैं तो हर भाषा के लोगों को 2-3 दूसरी भाषाओं के गीत और सुभाषित याद कराए जाते हैं, क्योंकि सभी भाषाओं का तो वो तो भाव हो ही नहीं सकता है। इस देश में नारा ही रहता है कि विविधता में एकता, भारत की विशेषता, हिंदू की विशेषता, उसमें उस पद्धति से चलती है। तो ये जो विचार है, देखिए कोविंद समिति की रिपोर्ट जो भी ध्यान से पढ़ेगा उसमें उन सारे प्रश्नों का उत्तर है जो कि हमारे मन में उठ रहे हैं। यहाँ तक कि दुनिया में कुछ देशों ने जो अस्थिरता के दौर से, जैसे इंडोनेशिया में 24 फरवरी को एक साथ संपूर्ण देश का चुनाव हुआ और माना गया दुनिया में कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 करोड़ मतदाताओं ने एक ही साथ केंद्रीय, राज्य, राष्ट्रपति सबके लिए वोट डाला, स्थानीय निकायों तक के लिए वोट डाला है। ऐसे 7, उसमें आप देखेंगे रिपोर्ट में तो 7 देशों का है, अलग अलग अनुशंसाएं हैं। स्वीडन का उदाहरण दिया गया है कि कैसे हर 2 साल पर सोमवार को हो जाता है और 5 साल पर भी डेट तय है, सितंबर के एक दिन जो है चुनाव हो जाता है और एक साथ सब लोग चुनाव करते हैं। ऐसे करके फिर भारत को उस दिशा में बढ़ने के लिए बताया गया है। तो ये जो एक देश और एक चुनाव है, वो 1967 तक अगर इस देश में एक देश चुनाव था तो ये विकृत इसीलिए हुआ कि 1967 में अगर 8 राज्यों में संविध सरकारें बनी, वो सरकारें या तो गिरी या गिराई गई। 66 से लेकर 74 तक इंदिरा जी के शासन काल में 10 राज्य सरकारों में राष्ट्रपति शासन लगा और उस समय इतने राज्य नहीं थे, पहले 14 थे, बाद में 17 राज्य हुए थे। तो 10 राज्यों की आप सरकारें गिरा देंगे। फिर कांग्रेस की आंतरिक राजनीति के कारण इंदिरा जी ने जो है 71 वो जो चुनाव था तो उसको 1 साल पहले 71 में जो है करा दिया, उससे फिर आई। फिर जब आपातकाल लगा तो 1 साल आपने लोकसभा का बर्खास्त कर दिया। फिर जनता पार्टी की सरकार आई, 2.5 साल में गिर गई, उन्होंने राज्य सरकार बर्खास्त किया। फिर इंदिरा जी आई, उन्होंने राज्यसभा बर्खास्त, और 87-88 से हमारे देश में अस्थिरता कर, इसलिए सारी समस्याएं पैदा हुई है।
कोई भी कहीं भी कोई शासन रहेगा तो उसके विरुद्ध आंदोलन करने में, विरोध करने में मुझे नहीं लगता है किसी को कोई समस्या होगी। और अगर इस पर मतभेद है तो उस पर बातचीत करके गुंजाइश होनी चाहिए। दुनिया के अनेक देशों ने, फ्रांस का उदाहरण है, अनेक देशों ने अपने यहाँ इन समस्याओं का समाधान करके, और इस प्रकार से अगर चुनाव होने लगेंगे तो आने वाले समय में देश में एक मैच्योर पॉलिटिक्स की, एक परिपक्व राजनीति की, कि हर कुछ दिन पर ऐसे बयान दो कि हमारे वोटर जो है यूनाइट रहें, वो जरा ध्रुवीकरण हो उनका, उससे हमारी राजनीतिक मतभेद दिखाई देता रहे, वो सबसे हम बाहर निकलेंगे। ठीक है, उन सबसे हम बाहर निकलेंगे ऐसा मुझे लगता है। राकेश सर, आपके पास मैं आ रहा हूँ। बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से व्यवस्था बनेगी, इसको लेकर के भी बहुत बातें हो रही हैं। राजनीति तो सबसे पहले सबका एकमत होना, एक जगह पर आकर सहमत होना, ये तो सबसे बड़ी चुनौती है ही। इसके साथ साथ चुनौती ये भी है कि इतने बड़े देश में एक साथ इतने चुनाव कैसे होंगे, क्योंकि अभी जब विधानसभा चुनावों की घोषणा हो रही थी तो इलेक्शन कमिश्नर साहब ने सीधे तौर पर कहा था कि महाराष्ट्र में इसलिए नहीं करवा पा रहे हैं कि वहाँ बारिश हो रही है, गणेश पूजा होनी है। तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया कि हम सब उम्मीद करें कि शायद महाराष्ट्र में और झारखंड को लेकर के भी घोषणा हो सकती है। ऐसा नहीं हुआ। तमाम सवाल इन चीज़ों को लेकर के भी उठ रहे हैं, पहले तो राजनीति और फिर व्यवस्था। देखिए, सबसे मूल बात यह है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन फलीभूत होगा या नहीं होगा। तो मुझे लगता है फलीभूत होगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी कसम है। पहला राम मंदिर, दूसरा धारा 370, और अब वो 29 तक में चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए वन नेशन वन इलेक्शन का। रही बात चुनौतियों की, तो चुनाव प्रक्रिया सतत तरीके से सुधार की तरफ बढ़ रही है। बामन से लेके और आपके 91-92 तक कांग्रेस ने सुधारात्मक प्रक्रियाएं अपनाई। तो अब एक नया सुधार की तरफ हम जा रहे हैं। तो नया सुधार में ये है कि एक साथ ही सारे चुनाव हो, लोकसभा विधानसभा का। इसमें हम 2-3 चीज़ों को माइनस कर दें कि खर्च बचेगा, नहीं बचे, हम कहते दुगना खर्च हो जाए। मानस ये बनाने की आवश्यकता है कि रोज के चुनाव की बजाय एक बार चुनाव किया जाए, एक एजेंडे पे चुनाव हो, और पब्लिक के सामने क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल दोनों का एक पूरा का पूरा मैनिफेस्टो सामने आएगा। कौन क्या करने वाला है वो अपने मानस के हिसाब से चुनेगा। जो बार बार एक विषय आता है, तमाम तरह की जो चिंताएं होती हैं जाहिर की जा रही हैं, मुझे लगता है उन चिंताओं के लिए जो कोविंद कमेटी है उसने भी कुछ सुझाव रखे हैं। और अब जो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो मसौदा तैयार होना है, उसमें ये तमाम चिंताएं जो हम सब जाहिर कर रहे, जो लोगों के मन में भी हैं, उन सारी चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये तो हो गया राजनीतिक पक्ष। राजनीतिक पक्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले की स्थितियों को, यानी यदि हम ये कहें कि बीती बात बिसारी के आगे की सुध ले, तो तब क्या हुआ नेहरू जी के टाइम पे, इंदिरा जी के टाइम पे, अब ऐसा होने की संभावना इसलिए कम है कि तब मजबूत दल नहीं थे, कांग्रेस की एकाधिकार था, क्षेत्रीय दलों का भी कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं था, जनसंघ भी नहीं था। तो कांग्रेस जो निर्णय करती थी उस पर कभी सवाल खड़ा नहीं हो पाता था, या होता था तो दब जाता था। लेकिन आज परिस्थितियां अलग हैं। यदि आप किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त करेंगे तो आपको इतने सवालों का सामना करना पड़ेगा कि आप जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो एक जो आशंका है, वो आशंका जो बर्खास्त होगी, बीच में मध्यावधि चुनाव होगा। एक अपने यहाँ व्यवस्था अभी भी है उपचुनाव की। यदि किसी संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र की सीट खाली होती है और उपचुनाव होता है, तो वो उस कालखंड तक के लिए होता है जो कालखंड उस राज्य में रहता है। विधानसभा में जो कार्यकाल का समय रहता है 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, उतने समय के लिए, लोकसभा का जो रहता है उतने समय के लिए। तो ये व्यवस्था तो अभी लागू है, अब इसको व्यापक रूप में करना है। तो ये सारी चीज़ें। रही बात आप जो चुनावी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो जिस दिन ईवीएम आया था उस दिन भी ये प्रश्न खड़ा हुआ था कि क्या ईवीएम से चुनाव हो पाएगा, वीवीपैट क्या सक्सेस हो पाएगा। तो ये सवाल तो आपके मान के चलिए अनंत काल तक रहना है। अब व्यवस्था करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और सहयोग करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो यदि सरकार राजी है कि हम चुनाव कराएंगे, तो मुझे लगता है फिर चुनाव आयोग को इस व्यवस्था को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। ठीक है पूर्णिमा जी, विपक्ष को क्यों लग रहा है कि एक देश एक चुनाव एक तरीके से विपक्ष पर हमला है या विपक्ष को रोकने की कोशिश है? क्यों ऐसा लग रहा है? क्यों इस पर बैठकर एक साथ सर जोड़कर बात नहीं हो रही है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये विपक्ष पर हमला करके किसी भी पार्टी ने उसको प्रोजेक्ट किया है। आइडिया जो है वो एक नेशन वन इलेक्शन, इस आइडिया को ही लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। और मुझे लगता है कि उसके बहुत वैलिड रीजन है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि ठीक है, आइडिया बहुत अच्छा है, इंटेंट मान लीजिए बहुत अच्छा है, बट उसकी फिजिबिलिटी, उसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है, मेरे हिसाब से निल है। मतलब इतना बड़ा देश
ये सारे असेंबलीज का और उसके साथ लोकसभा का अभी 543 सीट्स है, उसके बाद अभी बढ़ के और 700 प्लस सीट्स होने वाली हैं। तो इतना ह्यूमंगस एक्सरसाइज क्या पूरे देश में एक साथ साइमल्टेनियसली कराया जा सकता है? मुझे नहीं लगता है। आज का जो हमारे पास लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से नहीं कराया जा सकता है। और अभी आपने जैसे राजीव कुमार जी का एग्जाम्पल भी दिया, 4 स्टेट का तो वो एक साथ करा नहीं सकते हैं, और हम यहाँ बात कर रहे हैं 28 स्टेट और पूरा लोकसभा और सारा एक साथ। तो विद इन 100 डेज आप लोकल बॉडीज की भी बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकलिटी एंड फिजिबिलिटी के मामले में ये आइडिया बहुत ही मतलब नील है मेरे हिसाब से, उसको संभव नहीं है करना। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में दिया जाता है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की मतलब ये स्थिति सुधर जाएगी। आप ये बताइए कि इलेक्शन जब भी होते हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। आपने कभी भी देखा है कि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ बंगाल की पुलिस गई है या राजस्थान की पुलिस गई है? भाई वहाँ तो सेंट्रल फोर्सेस एम्प्लॉय होते हैं ना। तो लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट का मामला है वो कैसे अफेक्ट हो जाता है किसी भी स्टेट में चुनाव होने से, मुझे नहीं समझ में आता है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, जो एक फंडामेंटल मेरा इस मतलब आइडिया से ऑपोजिशन है, वो ये है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है। हमारा देश क्या है? इट्स अ फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब फेडरल रिपब्लिक है हम, विच इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब स्टेट्स का और यूनियन का एक अपनी सॉवरेनिटी है, और वो सॉवरेनिटी एक्सप्रेस जब जनता करती है तो वो इलेक्शन के माध्यम से करती है। अब आप दोनों चुनाव एक साथ कराएंगे तो जो स्टेट्स की सॉवरेनिटी लिमिटेड दायरे में कॉन्स्टिट्यूशन से उनको मिली है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। कैसे? जब नेशनल लीडरशिप की बात होती है, नेशनल इलेक्शन की बात होती है, मुद्दे अलग हैं, लीडरशिप अलग होती है। स्टेट इलेक्शन में मुद्दे अलग होते हैं, स्टेट लीडरशिप के लिए लोगों की सोच अलग होती है। आदर्श जी, ये हमारे देश में सच्चाई है कि इलेक्शन माहौल से भी जीता जाता है। जितना पॉलिसीज हैं, जितना प्रोग्राम्स की प्रोमिसेस हैं, वो सब अलग हैं, एक माहौल होता है। तो इसमें क्या एक आशंका है कि जो माहौल एक किसी पार्टी के फेवर में बनेगा, तो जब साथ साथ इलेक्शन होंगे तो वो माहौल लोगों पे हावी हो जाएगा और स्टेट के इलेक्शन के चॉइसेस को भी वो इम्पैक्ट करेगा, विच इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। आप दोनों को डीलिंक करिए, क्योंकि लोग जब नेशनल इलेक्शन में वोट करते हैं तो उनकी माइंडसेट कुछ और हो के वो वोट करते हैं। स्टेट इलेक्शन में उनके चॉइस अलग होती है, मुद्दे अलग होते हैं, उसके हिसाब से वोट करते हैं। तो जब आप दोनों को लिंक कर देंगे तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, लोगों की चॉइस को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो खतरा है कि एक बार 5 साल के लिए चुनाव हो गए, वोटर के पास आज की डेट में क्या एक वेपन है जिससे कि वो चेक्स एंड बैलेंस मतलब गवर्नमेंट पे लगा सकते हैं? वो है इलेक्शन। कहीं पे कोई इलेक्शन हो रहा है, कोई मुद्दा है, वो सामने आ जाता है तो जो सरकारें हैं वो अलर्ट हो जाती हैं। अभी सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख लीजिए, अग्निवीर का नेशनल न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम वाला जो मुद्दा था, तो किसी एक स्टेट इलेक्शन में हिमाचल में सबसे पहले ये आया तो सरकारें अलर्ट हुई, नेशनल इलेक्शन में भी वो मुद्दा बना, और फिर से अब यूनियन गवर्नमेंट भी वापस जा रही है कि नहीं, ओल्ड पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम उसी का एक सुधरा हुआ रूप है। तो जो चेक एंड बैलेंस है, जो इलेक्शन के थ्रू लोगों को मिलता है, उनके हाथ में ये राइट आता है, पावर आती है, वो आप इसको क्लब कर देंगे तो वो छिन जाएगा उनसे, जो सबसे बड़ा मेरा ऑब्जेक्शन है। दूसरा, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फायदा होने वाला है। ठीक है, कॉस्ट कटिंग आप कुछ कर लेंगे, सस्ता कर देंगे इलेक्शन, बट आपको सस्ती डेमोक्रेसी चाहिए कि अच्छी डेमोक्रेसी चाहिए? हमें इसमें तो चुनना होगा ना। ठीक है, ये देखिए अहम सवाल है, सस्ती डेमोक्रेसी अच्छी डेमोक्रेसी। लेकिन राम अग्रवाल सर, यही सवाल मैं भी सोच रहा था कि अगर जो अभी पूर्णिमा जी ने भी कही, यही स्थिति कि एक बार चुनाव हो गया, 5 साल तक नेता नहीं है। अभी तो हम देखते हैं कि एक जगह चुनाव हो रहा है या दूसरी जगह चुनाव हो रहा है, किन्हीं मुद्दों पर नाराजगी है तो कई बार असर दिख जाता है, उसके बाद पार्टियां कुछ कोर्स करेक्शन कर लेती हैं। वो वाली परिस्थिति रह पाएगी फिर उसके बाद? देखिए, एक पता नहीं फैज़ का है किसका एक शेर है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो मेरा ये कहना है कि अभी तो बंद लिफाफा है, उसमें क्या कंटेंट है उस पर हम अभी से क्यों बहस करते हैं। पहले तो ये देख लिया जाए कि जो लोग कमेटी में रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि वो उसमें सांसद हैं, एक्सपर्ट हैं, कानूनविद हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो जो आशंकाएं हमारी हैं निश्चित तौर पर उन आशंकाओं पर विचार विमर्श हुआ होगा। जैसा आपने कहा कि 35 से 36 पार्टियों से बाकायदा कंसल्ट हुआ है, तो उसमें बहुत माइनर चीज़ों पर भी हुआ होगा। मेरा ये कहना है कि
कोई भी संविधान, ये बड़ा मुद्दा है, जैसे जीएसटी था इस तरह का है, एक संविधान संशोधन होगा इसके लिए। और संविधान संशोधन में हमारे संविधान निर्माताओं ने अहम मुद्दों के लिए इतनी तरह की शर्तें रखी हैं कि पहली बात तो है इसका कि शायद सिंपल मेजॉरिटी से नहीं हो सकता, इसमें शायद 2/3 मेजॉरिटी है या जो भी है, इतना मेजॉरिटी होनी चाहिए। प्लस ये बाकी राज्यों से शायद 2/3 राज्य हैं या 50%, उनसे रेक्टिफाई होना है। हाँ, वही कह रहा हूँ। तो ये तय जान लीजिए कि कोई भी फैसला किसी भी राष्ट्र में दो ही तरीके से होता है। डेमोक्रेसी या तो सबसे पहले होता है सर्वमत या फिर बहुमत, तीसरा कोई चीज़ नहीं है। तो अगर ये कानून पास होता है तो तय जान लीजिए कि जो भी लोग इनके एक्सपर्ट हैं सोच समझ करके दिए होंगे। और लोकतंत्र में यही होता है कि हम अपने मतभेद रख सकते हैं, वी कैन आर्ग्यू अप टू 11th आवर, बट संविधान के हिसाब से अगर वो चीज़ खरी उतरती है, पास होती है, तो हमको सबको उसको मानना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि मैं कल भी कहीं था किसी चैनल पर, सारे लोग ऐसे बहस कर रहे थे, किसी से पूछा कि भाई उस रिपोर्ट में क्या है, कुछ पता है? आप जो आशंकाएं उठा रहे हैं आपको पता है कि वो उनका जिक्र नहीं किया गया है? तो सब चुप हो गए। तो मेरा ये कहना है कि अगर प्रवक्ता स्टैंड ले सकते हैं तो हमें वेट करना चाहिए, संसद में ये चीज़ आए और जितना इस पर डिस्कशन हो सके हो। मैं केवल एक छोटी सी बात कहता हूँ जिस एंगल को लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि वो इलेक्शन के पहले क्या वो लागू हो जाती है आचार संहिता। आचार संहिता एक डेटा है, 5 साल में 800 डेज आचार संहिता होती है। 800 डेज का मतलब हो गया 2 साल 2 महीना करीब। अब आप ये सोचिए कि 5 साल में अगर 2 साल किसी भी राष्ट्र में 2 साल और 2 महीने कोई सरकार पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती है, तो आप सोचिए कि वो सरकार में जो भी चाहे आर्थिक सामाजिक प्रगति, अगर आप पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते हैं आज के दौर में, जहाँ पर मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे दूँ, हालांकि घंटी बज गई, दोबारा मत मुझे समय दीजिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब ये आईटी के वो तमाम बीएससी के कोर्सेज शुरू हो रहे थे, जब ये पहले हुआ था कि कंप्यूटर के लोग कौन से प्राइवेट इंस्टीट्यूट आए थे, NIIT या ये सब आए थे, तब याद होगा कि ये यूनिवर्सिटी ने तय किया था कि दिल्ली में आईटी में ग्रेजुएशन का एक कोर्स शुरू होगा और वो दिया जाएगा। ये लागू हो गया बहुत जगह, इलाहाबाद में भी लागू हुआ, लेकिन नतीजा क्या हुआ, वो बंद हो गया। उसका सिर्फ एक कारण था, उसका कारण यह था कि जिस कंप्यूटर के लिए आपने आज ऑर्डर दिया, अब वो फाइल घूम रही है, पता चला जब वो फाइल सैंक्शन हो रही है तब तक वो कंप्यूटर ऑब्सोलीट हो गया। तो प्राइवेट वाले वो तुरंत खरीद लेते थे, ऑब्सोलीट हो गया। तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारा ये देश 5 साल में 2 साल कोई पॉलिसी निर्णय न हो आज की तारीख में अफोर्ड कर सकता है, जहां टेक्नोलॉजी, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी 6-6 महीने में, साल भर में चीज़ों को बिल्कुल बदल दे रही है। आप नहीं कर सकते हैं। बात इसकी नहीं है खर्च कितना होगा नहीं होगा, बात इसकी है कि लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र को कोई खतरा है तो जो लोकतंत्र के प्रतिनिधि हैं वो आपस में तय करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हमें यह कहना चाहिए कि अगर 5 साल के लिए जनता चुनती है तो कम से कम 4 साल पॉलिसी डिसीजन पर किसी तरह का रोक नहीं होना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। लेकिन आज की तारीख में अगर 800 दिन आप नहीं करेंगे, एक छोटा उदाहरण आपको दे रहा हूँ, ब्राज़ील है और भारत है। आप जानते हैं ब्राज़ील में पोर्ट पर लोडिंग अनलोडिंग में जो टाइम लगता है उससे 8 गुना ज़्यादा टाइम भारत में लगता है। आज हमारे पोर्ट की ये हालत है, 8 टाइम्स, यानी कि जितना 1 घंटे में अनलोड ओवरलोड कर लेंगे उसके लिए हमें 8 घंटा चाहिए। चूंकि अभी हम इतना धीमे हैं, तो आप सोच लीजिए ब्राज़ील से अगर हम इतने पीछे हैं, तो अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दौर में आप टाइम की कीमत नहीं समझेंगे तो देश, मुझे लगता है कि हम, जैसे है ना कि एक शंका व्यक्त की जा रही है, IMF कर रहा है कि भारत कहीं ऐसा ना हो कि मिडिल इनकम ग्रुप में फंस के रह जाए। ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे सामने। बाकी रहेगा, मैं कह रहा हूँ डिस्कशन हो, जो भी जो संसद लोकतंत्र माने वो बात है। ठीक है एक पॉइंट जी। इसमें मैं लाना चाहूंगी, जो मॉडल
कोड ऑफ कंडक्ट की बात सर ने कही, आचार संहिता लागू हो जाता है और 5 साल में 2 साल से ज़्यादा टाइम लागू रहता है, तो पूरे देश में जो आचार संहिता सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए लागू होती है। बाकी स्टेट्स के जो इलेक्शन होते हैं, एक स्टेट में अगर इलेक्शन हो रहा है तो वहां जो आचार संहिता लागू होती है वो पूरे देश के लिए नहीं होती है। हाँ, तो लेकिन ऐसा स्पेस के लिए नहीं, उसमें अगर कोई ऐसा पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सकते जिसमें वो स्टेट प्रभावित हो। अब अगर पेट्रोल का दाम बढ़ाना है तो उस स्टेट में भी बढ़ेगा, नहीं कर सकते आप। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको कि पॉलिसी डिसीजन जब, अच्छा कोई पॉलिसी डिसीजन होगा तो पूरे देश के लिए होगा, लेकिन वो स्टेट प्रभावित हो जाए आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। मुझे लगता है कि लिमिटेड सेंस में आचार संहिता लगती है। दूसरा, जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो इनिशियल प्रपोजल आया था उसमें इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि जो प्रणब मुखर्जी ने जिस वो अपने एड्रेस में जब ये बात सबसे पहली बार जो मेंशन की थी तो उसमें था कि इलेक्शन कमीशन शुड टेक अप द आइडिया एंड मूव फॉरवर्ड। तो अभी हमने क्या किया है कि एक कमेटी, जो एक्सपर्ट की कमेटी है, जो हमने आउटसोर्स करती है, इतना बड़ा हमारा एक इलेक्शन का सिस्टम जो है, जो हमने एक उसके लिए ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, हमने उसको उससे बाहर कर दिया है, उसको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के लिए को रख दिया है। बाकी जो पॉलिसी वाला डिसीजन होना चाहिए वो हमने दूसरी किसी कमेटी को दे दिया है, विच इज ऑब्जेक्शनेबल। आप इलेक्शन कमीशन को ये सारा देते और वो स्पीयर हेड करता इस प्रोसेस को, तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती। ठीक है अवधेश जी, इलेक्शन कमीशन ज्यादा बेहतर नहीं कर पाता इस काम को, या क्रेडिबिलिटी जिस तरीके से पूर्णिमा जी सवाल उठा रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो सालों से यही काम करता रहा है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे होगा, और जो तमाम सवाल है उसके लिए आप अपना करते रहते डिस्कशन। अरे भाई, एक फिल्मी गाना है, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। उसकी एक पंक्ति है, वो ना जो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहता है मरते भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा। तो इस हालत में तो भाई जो है आप न जीने देना चाहते हैं न मरने देना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान ही नहीं होगा। तो ये तो तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है। तो जिसकी उम्र भर की तलाश ही है कि इसमें से गलती ढूंढो, कुछ भी करो, ढूंढो, ये तो है, ये जरूर कुछ न कुछ डिक्टेटरशिप का मामला होगा। तो उसमें कोई समाधान नहीं निकल। देखिए इतने सारे सवाल उठे हैं लेकिन आज के भी नेता तो जवाहरलाल नेहरू की गलतियां ढूंढ कर लाते हैं ना। अरे भाई, तो वो तो मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अभी जो हमारे 6 साथियों के बीच बात हुई है, मेरी टिप्पणी तो अभी यही है, बाहर की टिप्पणी नहीं है। ऐसा है कि पहले तो ये देखिए कि वो जो सुझाव था, अब वो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 7 टास्क दिया गया था, जितने सवाल उठाए हैं उस सारे टास्क थे कि कैसे संभावनाएं होंगी, उनके लिए संविधान संशोधन क्या होगा, अगर त्रिशंकु हो जाए, दल बदल हो जाए, अविश्वास तो क्या रास्ता निकल सकता है, उसका ढांचा क्या होगा, और कोई अगर हो गया एक बार फिर चक्र न टूटे, इसके लिए क्या क्या व्यवस्था हो सकती है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी कायम रहे, लोकतांत्रिकता भी रहे, जन दबाव भी आए। ये सारे प्रश्न दिए गए थे उसके। तो इसीलिए देखिए ये जो सिफारिश है वो ये है कि 2029 तक हम राज्य और लोकसभा के चुनाव एक साथ करा सकते हैं, और उसके 100 दिन बाद जो है राज्य के जो स्थानीय निकाय हैं उनके चुनाव करा सकते हैं। मैं आपके अमर उजाला के सभी दर्शकों से कहूँगा कि बहुत बड़ी रिपोर्ट नहीं है। आप अगर एक बार कोविंद समिति की रिपोर्ट पढ़ लेंगे तो आपको उस पर बहस करने में, लोगों को समझने में कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं उसके तथ्य क्या हैं। देखिए इसमें पहले चरण के 8 राज्य लिए गए, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, जिनका जून 2024 में कार्यकाल समाप्त हो रहा था, चुनाव हो गया। उसी में 4 राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली। तो इसमें यह बताया गया है कि इनमें शुरू के 4 राज्यों का कार्यकाल बढ़ाने तथा दूसरे जो 4 काल हैं तो 5 से 8 महीने कटौती करनी है आगे जब आएगा तो, और इनको आप कर सकते हैं जून 1929 तक ले जा सकते हैं। दूसरे चरण में 6 राज्य हैं, जिसमें बिहार का कार्यकाल नवंबर 2025 में पूरा हो रहा है, उसके बाद 3.5 साल बचता है। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी का जो कार्यकाल है वो 3 साल 7 महीने घटेगा। उसके बाद का कार्यकाल भी 3.5 साल का होगा।
तीसरे चरण में 11 राज्यों में मतदान दिसंबर 2026 में है। इसमें उत्तर प्रदेश दिसंबर से लेकर गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, इसका कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। तो इसके बाद 2.25 साल रहेगा। उसके बाद गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा का मौजूदा कार्यकाल 13 से 17 माह घटेगा, तो 2.25 साल रहेगा। इसके बाद 2029 तक आप कर सकते हैं। अब इसमें जो है 18 संविधान संशोधन का सुझाव जो है वो समिति ने दिया है, जिसमें से ज्यादातर के लिए किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं, जो बाहर कहा जा रहा है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि स्थानीय निकाय का चुनाव स्टेट का जिम्मेवारी है, वो राज्य चुनाव आयोग कराता है। अभी तक अलग अलग हमारे मतदाता सूची बनती है, उसके लिए एक संशोधन की जरूरत है, जिसमें 15 राज्य आएंगे, समझ गए ना। तो इसीलिए, और बाकी पहले देखेंगे तो विधि आयोग ने अलग अलग संशोधन सुझाए हैं। मैं आपके पास समय होता तो मैं बताता कि 2018 में विधि आयोग ने किन किन धाराओं में संशोधन की बात कही थी, और उसके बाद नीति आयोग ने भी इस पर स्टडी दिया है। तो इसकी फिजिबिलिटी 100% है। वो जो लोग नहीं से थोड़े बहुत जो ज्यादातर आलोचना पॉलिटिकल मतभेद का है। तो इसीलिए हमारे यहाँ समस्या इसलिए है कि एक बार तय हो गया है कि हम INDIA में है, तो जो भी ये गवर्नमेंट करेगी उसका विरोध करेंगे, वो सब समस्या आती है। इससे कहीं भी कोई जो है देश में एक रूपता लाने का या ये कहने का मतलब खर्च वर्च पर भी मैं बात कर सकता हूँ। 2024 का चुनाव में मोटा मोटी आंकड़े हैं कि 1,19,000 करोड़ रुपया करीब खर्च हुआ है। 2019 में 55,000 और वैसे करके बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितनी विकृतियां हमारे लोकतंत्र में है वो सब एक देश एक चुनाव के कारण खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक देश एक चुनाव के कारण अनेक जो विद्रूपताएं बार बार चुनावों से पैदा हुई, इस पे बहुत सारी समस्याएं, उनका जरूर समाधान हो सकता है। और उन सब का निदान इसमें निहित है कि असमय सरकार गिर जाएगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं, कब कराएंगे, उसका दिया गया है। आने दीजिए, बहुत ज्यादा इसमें समस्या नहीं है। विधि आयोग लेके आ रहा है संविधान संशोधन का, तो बहुत सारी बातें जो हमारे दिमाग में वो चीजें हट जाएंगी। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे समीर सर? देखिए, मुझे लगता है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन का एक एक्सपेरिमेंट भी देश में होना चाहिए, ठीक है, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन से सारी समस्याओं का समाधान भी मुझे नजर नहीं आता। मुझे लगता है राइट टू रिकॉल ज्यादा जरूरी था उससे, कि भाई आप राइट टू रिकॉल लेके आते ना, एक सांसद को हम चुन लेते हैं 5 साल के लिए, और 5 साल में वो उसका व्यवहार कैसा रहा, करप्शन रहा, जनता का काम नहीं किया, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन तो रहेगा, फिर 1 साल देश में चुनाव हो गया, फिर 5 साल तक हम उसको बुला नहीं सकते। तो इससे बेहतर होता है कि सरकार वन राइट टू रिकॉल पे जाती है, कि अगर कोई सांसद चरित्रहीन जाता है, करप्शन में आता है, तो बिल्कुल तो राइट टू रिकॉल करता है, ज्यादा जनता के हित में होता। और सिर्फ ये कह देना कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा और बिल्कुल फिर सरकार को पूरे 5 साल काम करने के लिए मौका मिल जाएगा, तो सरकार अगर चाहे तो बिना वन नेशन वन इलेक्शन के भी सरकार काम कर सकती है। ये लेकिन ये अच्छी प्रोसेस है, मैं इसका समर्थन में हूं, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन होगा तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसके पहले आप राइट टू रिकॉल लेकर आइए, या इसके साथ राइट टू रिकॉल भी लेकर आइए कि अगर कोई ऐसा सांसद चुनकर आता है कि जो भ्रष्टाचार का आरोपी है, जो चरित्रहीन है, जिसके ऊपर जनता चाहती है कि काम नहीं किया और जनता उसे चाहती है बहुमत में कि वो उसे 5 साल कार्यकाल अपना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं मानना चाहती है, तो ये व्यवस्था भी सुनिश्चित करे कि ऐसे सांसद को मतदाता 5 साल झेले नहीं। उसको पहले अगर बुलाना चाहता है तो उसके लिए व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे, तो मुझे लग रहा है कि इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा। केवल इन्होंने जो राइट टू रिकॉल की बात कही, तो मैं आपको याद दिला दूं, राइट टू रिकॉल की बात 75 में जयप्रकाश नारायण ने उठाई थी सबसे पहले, और उन्होंने बाकायदा राइट टू रिकॉल का हिंदी भी कहते थे कि तुम प्रतिनिधि ना रहे हमारे, इसको कहते थे राइट टू रिकॉल। और बाकायदा वो गीत गाते थे, तुम प्रतिनिधि ना रहे हमारे, राइट टू रिकॉल। जनता पार्टी बनी 77 में, 2.5 साल रही, आज तक 75 से लेकर के आज 2024 हो गया, कोई राइट टू रिकॉल का नहीं। और उसी जेपी मूवमेंट के लोग निकले हुए 6 प्रधानमंत्री इस देश में बने, राइट टू रिकॉल नहीं हुआ। मैं केवल एक उसके लिए बता रहा हूं कि जो नहीं। विनोद सर, आपके पास मैं आ रहा हूं क्योंकि जब जिस बदलाव की बात रामकृपाल सर कर रहे थे, इंटरनेट भी हमारे देश में बदलाव के तहत ही आया, बहुत सारी चीज़ें बदलाव के तहत हुई, और जिस तरीके से समीर सर भी कह रहे थे कि एक बार देख लेना चाहिए, तो देख लेना चाहिए, तो सारे चेक्स एंड बैलेंस पर बात भी उस तरीके से हो जाए। वक्फ जो बिल था, संशोधन विधेयक, उसको आप जेपीसी में लेकर गए, तमाम बातें हुई, आने दीजिए सदन में तो शायद ज़्यादा बेहतर चर्चा हो पाएगी, और हर दल, हर तरह का दल, छोटा दल, बड़ा दल, क्षेत्रीय दल, सब अपनी बात भी उस तरीके से रख पाएंगे। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कह देना या एक बाइट दे देना, उससे बेहतर होगा कि वहाँ पर जाकर उस पर बेहतर चर्चा हो जाए। नहीं, इतना बड़ा प्रयोग अगर सरकार करना चाहती है तो जाहिर है उसके लिए बहुत ही व्यापक स्तर पर चर्चा होनी चाहिए, और कोविड कमेटी ने की भी है चर्चा,
एक उसका, लेकिन मुझे लगता है और व्यापक स्तर पर चर्चा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे राइट टू रिकॉल का समीर ने सजेशन दिया, मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ूंगा। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। स्विट्जरलैंड में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है उसके दो मूल हैं, राइट टू रिकॉल और राइट टू रेफरेंडम। राइट टू रेफरेंडम भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी बड़े मुद्दे पर आप जनता की सीधे राय लें। आज की तारीख में संभव है भाई, अब तो इंटरनेट, ईमेल, ये सोशल मीडिया इतना हो गया कि अब आपको राइट टू और कंसल्टेशन आप करते ही हैं, मंगाते हैं। तो एक तरह से उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनली उस सिस्टम को ले आएँ तो अब कैसे लाया जाएगा, ये सब एक्सपर्ट कमेटी में तय होती ही चीज़ें। एक व्यापक सुधार की ज़रूरत है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन मैं बार बार कहता हूँ, सुनने में, देखने में, कहने में बहुत अच्छा लगता है। ये वैसे ही लोग लुभावन है, जैसे एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश में कहता है कि यार खत्म करो, सब बेकार है, मिलिट्री साधन लगा दो, मिलिट्री साधन सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक बहुत बड़ा वर्ग, आप करा लीजिए इस पर, कम से कम आपको 50% लोग मिल जाएंगे ऐसे कहते हो कि यार सब नेता सारे भ्रष्ट हैं, ब्यूरोक्रेसी सब बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है और सैनिक शासन सबसे अच्छा है। लेकिन क्या अच्छा है सैनिक शासन? चाइना तो बहुत आगे बढ़ गया, तो चाइना वाला सिस्टम ले आइए फिर। वो तो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है उसमें, फिर चीन को सीधे सीधे अडॉप्ट कर लीजिए। अगर तरक्की ही एकमात्र उसका पैमाना है डेमोक्रेटिक वैल्यू को लेकर के उसे, तो फिर वो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैसला, मैंने क्यों कहा था एकाधिकारवादी राजनीति शुरू हो जाएगी इससे, जो हर दल करेगा एकाधिकारवादी। खाली बीजेपी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब एक बार 5 साल के लिए आप चुन लिए गए तो 5 साल तक फुर्सत है, फिर आप पे कोई जनता का दबाव नहीं है, फिर आप जो है मनमानी करिए। 6 महीने जब बचे चुनाव के तो आप सारी लोक लुभावन योजनाएं जो है बिछा दीजिए और उसके बाद फिर जीत के आ जाइए। तो ये एक तो खतरा इसका है। दूसरा, जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दलों के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी इससे, क्योंकि क्षेत्रीय दल जो है, कांग्रेस और बीजेपी की समस्या नहीं होगी, राष्ट्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दलों की समस्या इसलिए होगी क्योंकि जैसा पूर्णिमा जी भी कह रही थी, विधानसभा चुनाव के मुद्दे, विधानसभा चुनाव की प्रकृति, विधानसभा चुनाव की संस्कृति पूरी अलग होती है लोकसभा चुनाव से। सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्षेत्रीय दलों का। और इस देश की राजनीति में जो दोनों बड़े दल हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कहीं ना कहीं उनके मानस में क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की योजना भी है। उनके मन में है, नेताओं के मन में, वो कर नहीं पाते हैं, मजबूरी है उनकी, इसलिए भाषण बड़े बड़े देते हैं। लेकिन कहा जाता है तब अमेरिका की तरह 2 पार्टी हो जाए भारत में, 2 पार्टी सिस्टम। लेकिन क्षेत्रीय दल जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन इस देश का फेडरलिज्म भी फिर बचेगा नहीं। ये आप अभी बहुत उसकी स्थिति ऐसी हो गई है। अभी जीएसटी को लेकर के रोज राज्यों में झगड़ा होता है कि जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वो कहते हैं हमारा जीएसटी का पैसा नहीं मिला, जो भाजपा शासित राज्य हैं वो बोल नहीं पाते। तो सेंटर का जो है वर्चस्व, और जैसे छोटे छोटे राज्य बन रहे हैं तो और सेंटर मजबूत हो रहा है, केंद्र मजबूत हो रहा है, बड़े राज्यों की हैसियत कम होती जा रही है। तो आप कुल मिलाकर के जो संविधान का जो मूल है फेडरल स्ट्रक्चर, उसको आप अगर कमजोर करेंगे, खत्म तो एक झटके में नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं दीर्घकालिक परिणाम इसके अच्छे नहीं होंगे। आज भले वो अच्छा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कितना अच्छा लगेगा। अब प्राइवेटाइजेशन की बात लोग बहुत तारीफ करते रहते हैं। आज देख लीजिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का क्या हाल है, आज देख लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल का क्या हाल है, कैसे जो लूट हो रही है। गवर्नमेंट, मतलब कहने का बड़ा अच्छा लगता था जब प्राइवेटाइजेशन का दौर आया था कि सब बहुत अच्छा हो जाएगा। आज आदमी डरता है प्राइवेट अस्पताल में जाने में, अगर उसके पास इंश्योरेंस कवर ना हो, अगर उसके पास कोई वो साधन ना हो। तो कुल मिला के चीज़ों को बहुत गंभीरता के साथ मुझे लगता है, चलिए इस पे हो व्यापक चर्चा। अगर कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे जल्दी, वैसे तो अब एक चीज़ सुनिए, अब बहुत जल्दी चुनाव अब विधानसभाएं समय से पहले भंग होना बंद हो गई हैं। आप लंबे समय से देख लीजिए, बहुत मध्यवर्ती चुनाव कहाँ हुए, किस विधानसभा में हो गए, ना लोकसभा के हुए, क्योंकि अब MP MLA भी डरते हैं सरकारें भंग करवाने में, उनको भी एक चुनाव में जाने में डर लगता है। तो वो समस्या तो वैसे ही खत्म हो गई है, जो पहले 80 के दशक में और 60-67 के बाद शुरू हुई थी कि विधानसभा भंग हो जाती थी। अब आप देख लीजिए, मुझे तो नहीं याद आता कोई विधानसभा समय से पहले पिछले 15-20 साल में भंग हुई हो कोई राज्य की विधानसभा। सभी जो है चल रही हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी रामपाल जी ने कहा आचार संहिता वाली बात, पूर्णिमा जी ने क्लैरिफाई कर दिया, आचार संहिता खाली उस राज्य के लिए लगती है। ठीक है, कुछ फैसले होते होंगे जो चुनाव प्रभावित करें, उन पर असर पड़ता होगा, लेकिन इतना व्यापक असर भी नहीं पड़ता है कि देश का काम ही चलना बंद हो जाए। अगर बंद हो रहा होता तो इतने बड़े बड़े फैसले जो पिछले 10 साल में हुए हैं या उसके पहले हुए हैं वो शायद ना हो पाते। लेकिन ये, और तीसरी बात मैं कह के इस बात को कंक्लूड करूँगा कि सरकार की मंशा ईमानदारी से अगर एक देश एक चुनाव की होती तो 2024 में कम से कम 7-8 विधानसभा चुनाव कराए जा सकते थे साथ में लोकसभा के। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तो होने ही होने थे। आप महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा
और जम्मू कश्मीर इनको भी आप प्रीपोन कर सकते थे। तो 4, 2, 6 विधानसभा तो यही हो सकते थे। और इसी तरह आप अगर क्लब बनाते चले जाते, जो विधानसभा अभी आप दिल्ली जो है फरवरी में होना है, हाँ। आप कराइए महाराष्ट्र के साथ, तो आप ग्रुप बना करके प्रैक्टिकली उस ओर बढ़ सकते थे धीरे धीरे। तो वो तो किया नहीं। आप महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी एक साथ नहीं करा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ करा रहे हैं और बात हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी नियत में भी तो दिखना चाहिए कि आप वाकई उस दिशा में अगर ईमानदारी से चाहते हैं तो आप उसको, जब तक कानून बने, संविधान संशोधन होता रहेगा, लेकिन जो कर सकते हैं वो तो करिए कम से कम, अगर आपकी वाकई मंशा वो है। ठीक है। सरकार की मंशा पे इसलिए भी शक होता है कि आप पिछला कुछ याद करिए, जब हिमाचल और गुजरात के चुनाव हुए थे, इलेक्शन कमीशन ने साथ में उसकी अनाउंसमेंट भी नहीं की थी। पहले हिमाचल का घोषित कर दिया और उसके 1 महीना के बाद मेरे ख्याल से गुजरात का घोषित हुआ था। तो आपकी इंटेंशन पे डाउट होता है, इस वजह से सवाल उठ रहे हैं। ठीक है सर, जल्दी से, उसके बाद राकेश जी के पास में जाऊंगा। अच्छा, आखिरी ठीक है। टिप्पणी राकेश सर के लिए मैं केवल ये कह रहा हूँ, बहुत लाइट मूड में विनोद ने कहा कि मध्यावधि चुनाव अब नहीं होते। मैं कह रहा हूँ कि भाई इंडिया अलायंस की तो पूरी उम्मीद ही है लोकसभा के मध्यावधि चुनाव होने के लिए, इसलिए बहुत सोच समझ के कहा। उसी को काउंटर करने की कोशिश है। दूसरी बात, एक मैं केवल चीज़ ये कह रहा हूँ, मैं जरूरी नहीं इससे, देखिए किसी भी समाज में पूरी दुनिया का अध्ययन कर लीजिए, कोई भी रिफॉर्म जब कोई चीज़ प्रस्ताव की जाती है तो सबसे पहले उसका बहुत बड़ा विरोध होता है। और ये बात सिर्फ समाज विज्ञान पर नहीं है, ये बात वैज्ञानिक ढंग से, अगर आपका कोई आर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो आप जानते हैं सबसे पहले उस अंग को बॉडी की पूरी इम्यूनिटी ये मानती है कि दुश्मन है कोई, इसको बाहर फेंको। इसलिए जीवन भर उस आदमी को जिसका ट्रांसप्लांट हुआ होता है, मेरा खुद का इसलिए मुझे अनुभव भी है, इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन दी जाती है जो उसकी शरीर की नॉर्मल इम्यूनिटी को दबाती है ताकि वो उस आर्गन को खा न जाए। मैं एक उदाहरण भी आपको दूंगा। 1980 में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे में था, नवभारत टाइम्स में। बसंत साठे कांग्रेस के सूचना प्रसारण मंत्री थे। 81 में एशियाड होने जा रहा था, शायद 81 में ही ना, 81 बसंत 82 वही मतलब 81-82। बसंत साठे ने कहा कि हम भारत में एशियाड में कलर टेलीविज़न लागू करने जा रहे हैं। आपको ताजुब होगा कि उनके इस बयान के खिलाफ दक्षिण पंथ, वाम पंथ, मध्य मार्गी सब खड़े हो गए। KR मलकानी से लेकर के निखिल चक्रवर्ती, सारे लोग कह दिए कि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड द कलर टेलीविज़न। और रघुवीर सहाय दिनमान के संपादक थे, उन्होंने संपादकीय लिखा, अब खून का भी रंग दिखेगा। कल्पना कर लीजिए, यानी पूरा इंटेलिजेंसिया तब ये फोरकास्ट नहीं कर सकता था कि आने वाले 15 साल 20 साल के बाद ये टेलीविज़न जैसे कंघी होती है ना, बम्बई के मेट्रो स्टेशन के बाहर ऐसे फुटपाथ पे बिकेगा। तो मैं कई बार ये कहता हूँ कि जो भी एक नई चीज़ आती है हमेशा उसका विरोध होता है, लेकिन उसी विरोध के बीच से उपज करके, और मैं कहता हूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन हिंदुस्तान के लिए चॉइस नहीं, ये कंपल्सन है। आज हो पाता है, 10 साल बाद कोई और सरकार करेगी, लेकिन ये होना ही है। ठीक है। मध्यावधि चुनाव की जो बात रामकुमार जी ने की, वो भी लाइट मूड में मैं कर रहा हूँ। इंडिया अलायंस के बरूते नहीं होगा। मध्यावधि चुनाव इस देश में तभी हो पाएगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे तब, वरना मध्यावधि चुनाव नहीं होगा। सरकार बदले, प्रधानमंत्री बदले या ना बदले वो अलग बात है, लेकिन मध्यावधि चुनाव कोई सांसद नहीं चाहता। ठीक है राकेश सर, इस पे चर्चा चल रही है संसद भंग कर और धीरे धीरे करके इस मुकाम तक पहुंची है ये चर्चा। तो मुझे लगता है कि जब 2.5 दशक पहले कांग्रेस के शासनकाल में भी चर्चा हुई, नरसिम्हा राव जी के समय पर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने प्रस्ताव दिया था, उस पे हुआ, तमाम तरह की विधि आयोग, चुनाव आयोग, संसदीय समिति, सारी रिपोर्टें बन के रखी हुई हैं, सारी रिपोर्टों को खंगाला गया। कोविड रिपोर्ट ने उन सारी रिपोर्टों के आधार पर सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर और एक मसौदा तैयार करने के लिए अब सरकार आगे बढ़ रही है।
जो आप एक प्रश्न कर रहे थे कि चुनाव आयोग को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि ये राजनीतिक सहमति का मामला है और चुनाव आयोग राजनीतिक सहमति बनाने में और निर्णय करने में समर्थवान नहीं है। इसलिए ये काम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे ही होगा और राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे ये पूरा मसौदा तैयार होगा। उसके बाद मुझे लगता है जो अभी 15 दल अभी पक्ष और विपक्ष से दूर खड़े हुए हैं, उनके साथ मिलके कहीं ना कहीं एक सहमति की प्लेटफॉर्म तैयार होगा और 29 तक मेरा अपना आकलन है कि वन नेशन वन इलेक्शन का शायद स्वरूप पूरा सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये जानना बहुत अहम होगा कि आखिर क्या सहमति बन पाती कि नहीं बन पाती। कुछ दर्शकों के कमेंट्स भी है, वो भी जल्दी से पढ़ देते हैं। देखिए, प्रजलम लिखते हैं अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो नेता 5 साल दिखेंगे नहीं। देखिए, अलग अलग लोग हैं उसमें। वन नेशन वन इलेक्शन, सुरेश पूछते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता तो बीजेपी के सिवा भारत में कोई और नहीं होगा। हुमायूं कभी लिखते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव अच्छा है लेकिन वर्तमान भारत के लिए व्यवहारिक नहीं है, लागू कराना भी मुश्किल होगा और इसे संविधान बदलना है। ये नया मंडलिया है, उनकी तरफ से लिखा गया। इंडिया पॉइंट की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं करते, अमीर हो या गरीब हो सबके शिक्षा की बात क्यों नहीं होती। देखिए, इस तरह के तमाम सवाल हैं, दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवाल हमारे साथ मौजूद तमाम खास मेहमानों ने भी उठाए हैं। चर्चा हो रही है, क्या नतीजा निकलेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन उसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या क्या उसके पॉजिटिव साइड्स हैं, दोनों हमारे खास मेहमानों को आपने सुना है। आप भी अपना फैसला कीजिए और आप भी अपना कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इसमें हम और क्या जोड़ सकते हैं और क्या सवाल इस पर हो सकते हैं। देश और दुनिया के हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए आप amarujala.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।